बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस की स्टडी करेंगे। एक्चुअल में ये जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, इनका एप्लीकेशन पार्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहां सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हम हार्मोनिक और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर नाम देंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हार्मोनिक और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ने से पहले कि मॉलिक्यूल्स में नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस कौन कौन से होते हैं, और इनको जानने के बाद ही हम लोग इनको अप्लाई कर पाएंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहां डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हमको स्टडी करना है एज ए हार्मोनिक और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वाइब्रेशन मोड होता क्या है। तो बच्चों, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, उन न्यूक्लियस की एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिवली पोजीशन में जो चेंज आएगा, अब हो सकता है मॉलिक्यूल डायटोमिक हो तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करने पर न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। और बाय द वे, अगर एटम मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक हो तो इस एटम और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के सापेक्ष, और इस एंगल के चेंज करने पर भी चेंज हो जाती है। मींस ये और ये बाहर की तरफ मूव करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, तो एंगल के बढ़ने पर इनके बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई। एंगल डिक्रीज करेगा तो भी इन दोनों के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। तो हमको वाइब्रेशन मोड में क्या करना है, एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनकी एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन को चेंज करना है। कैसे पॉसिबल है, और वाइब्रेशन मोड होते कितने हैं किसी मॉलिक्यूल में? तो बच्चों, वाइब्रेशन मोड की संख्या जो होती है वो इन दो फॉर्मूले को फॉलो करती है। या तो किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन मोड, जिनको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, की संख्या 3n-5 या 3n-6 के बराबर होगी। ये वाला केस तब एप्लीकेबल है जब हमारा दिया गया मॉलिक्यूल लीनियर हो। ये वाला तब होगा जब नॉन लीनियर हो। तो बाय द वे, हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें जो लीनियर या नॉन लीनियर किसी भी तरीके का हो सकता है, देन वाइब्रेशन मोड जो होंगे उस मॉलिक्यूल में वो 3n-5 इन केस ऑफ लीनियर या 3n-6 इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ ये डिजिट 5 या 6 इंडिकेट करता है ट्रांसलेशन मोड तथा रोटेशन मोड के सम को। ट्रांसलेशन मोड जो होते हैं वो अलोंग x, अलोंग y और अलोंग z, तीनों कोऑर्डिनेट के अलोंग होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशन मोड्स होंगे, मॉलिक्यूल चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, इनकी संख्या जो होगी वो हमेशा 3 ही होगी। कौन कौन सी? अलोंग x एक्सिस, अलोंग y और अलोंग z। ट्रांसलेशन मोड के अलावा जो एक मोड और है वो है रोटेशन मोड। रोटेशन मोड कह दीजिए या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कह दीजिए। इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल इनकी संख्या होगी 2, जबकि मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होना या नॉन लीनियर होने पर मॉलिक्यूल के इनकी संख्या 3 होगी। लीनियर मॉलिक्यूल कहते किनको है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया x y भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं, ऐसा ले लेते हैं, का मान बराबर हो और अलोंग z एक्सिस मान 0।
वाइब्रेशन कह दीजिए, रोटेशन मोड कह दीजिए, की संख्या 2 होती है। मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होने पर ये मान 0 नहीं होगा, ये भी कोई ना कोई वैल्यू लेके आएगा। तो अगर एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 होगा, और तीनों के सापेक्ष ही 0 नहीं है तब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, और रोटेशन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनकी संख्या 3 होगी। तो इस तरीके से इन दो को इस 3 में सम कर दें ट्रांसलेशन मोड में तो संख्या होती है 5। में लीनियर मॉलिक्यूल के लिए संख्या 5 होगी, और मॉलिक्यूल अगर नॉन लीनियर है तब ये 3 और ये 3 कितना हो गया 6, ये नॉन लीनियर के लिए 6 हो गया। तो ये वाली बात हमको आनी चाहिए कि मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो और नॉन लीनियर होगा तो ट्रांसलेशन और रोटेशन मोड ऑफ फ्रीडम कितना होगा। रोटेशन और ट्रांसलेशन को टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस टोटल मोड्स होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के, वो 3m के बराबर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। टोटल मोड्स होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, उनकी संख्या 3m के बराबर होती है। इनमें से इन 5 को माइनस कर देंगे जिसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल शामिल है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो वाइब्रेशन का बचेगा। तो वाइब्रेशन मोड जो है उनकी संख्या टोटल में से ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को निकालने पर अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो ये वाली आएगी, और 3n-6 अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का सब 6 होता है, और ये जो रिमेनिंग बचेगा वो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का होगा। तो कुल मिला के बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो 3n होगा उसमें से हमको कम करना पड़ेगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को, अगर वो वाइब्रेशन मोड फ्रीडम निकालना है तो 3n-5 3n-6। अब ये जो भी मॉलिक्यूल आएगा उस मॉलिक्यूल में ये वाइब्रेशन मोड किस तरीके के होंगे, जिनकी संख्या या तो 3n-5 के बराबर होगी या 3n-6 के बराबर होगी। बच्चों वाइब्रेशन मोड जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग। जैसा कि नाम से पता लगता है, हम किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम्स के बीच की इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को चेंज करें तो बॉन्ड स्ट्रेच फील करता है, बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आती है बॉन्ड लेंथ को बढ़ाने पर या बॉन्ड लेंथ को कम करने पर। दोनों ही केस में लाइक ए स्प्रिंग, जो स्प्रिंग आती है ना, उस स्प्रिंग की तरह उस स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे या उसको दबाएंगे तो उस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग क्रिएट होता है। स्ट्रेचिंग के अलावा दूसरा जो मोड है वो बेंडिंग है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन मोड को चेक करने के लिए हमको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जो ट्राइटमिक या मोर देन 3 से ज़्यादा एटॉमिक मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कंसिडर किया है ये वाला मॉलिक्यूल, हो सकता है कि मैंने H2 कंसिडर किया हो जहाँ पर ये ऑक्सीजन होगा और ये हाइड्रोजन या बेंडिंग वाले केस में ये बॉन्ड एंगल चेंज होगा। बॉन्ड एंगल से अगर चेंज हो रहा है तो बेंडिंग वाइब्रेशन मोड कहलाएगा। बॉन्ड लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो स्ट्रेचिंग मोड कहलाएगा। बच्चों स्ट्रेचिंग मोड को फिर आगे कैटेगराइज किया गया है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। स्ट्रेचिंग मोड को आगे कैटेगराइज किया गया है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होगा उसमें ये भी पॉलीएटॉमिक का ही कंसिडरेशन करने का समझ में आएगी चीज दोनों। मान लीजिए मेरे पास एक CO2 मॉलिक्यूल है
इसमें कार्बोक्सी बॉन्ड, अगर मैं इस लेंथ को चेंज करूं और इस लेंथ को चेंज करूं, देन मैंने दोनों लेंथ को सिमेट्रिकली बाहर की तरफ खींचा है, इक्वल डिस्टेंस तक बाहर की तरफ स्ट्रेच किया, या इक्वल डिस्टेंस तक मैंने इनको इनसाइड पुश किया, लेंथ को कम करने के लिए। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट हैं उन सबकी बॉन्ड लेंथ में इक्वल चेंज आता है, इक्वल चेंज हम लोग करते हैं, तब तो वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड कहलाएगा। और बाय द वे मैं इस तरीके से एक बॉन्ड को तो मैं लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक लेंथ को चेंज नहीं कर रहा या बढ़ा रहा हूँ, जो भी है। इस समय मैंने जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उनकी लेंथ में सिमेट्रिकल चेंज नहीं किया, किसी बॉन्ड को टच ही नहीं किया, किसी की लेंथ को बढ़ा दिया, किसी की लेंथ को कम कर दिया, जैसा मैंने आया वैसा इनकी लेंथ को चेंज कर रहा है। इट मींस वो स्ट्रेचिंग कैसा होगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा है। तो स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्ट्रेचिंग एसिमेट्रिक भी हो सकता है। देन दूसरा जो हमारे पास वाइब्रेशन मोड है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन मोड। बेंडिंग दो तरह का हो सकता है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन मोड, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन मोड। तो इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन मोड जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक सीजरिंग और एक वैगिंग। इनको समझने के लिए हमको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ही काम में लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया था, ये 3 एटम का बना एक मॉलिक्यूल है और मुझे सीजरिंग जो कि इन प्लेन है, सीजरिंग मेरे को वापस मोड करके दिखाना है। तो सीजरिंग का मतलब ये होगा कि यहाँ ये जब मॉलिक्यूल के एटम जब मूव करेंगे, सपोज कीजिए इसका डायरेक्शन ये वाला है, इसका डायरेक्शन ये वाला है। एक जब ये दोनों एटम मूव करेंगे तो दोनों के मूव करने का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये इस तरफ आ रहा है, ये एटम उस तरफ जा रहा है। फिर बाहर की तरफ मूव करेंगे तो दोनों एक साथ बाहर की तरफ मूव करेंगे, इस तरीके का मोशन। तो या तो इनसाइड होंगे मोशन या आउटसाइड मोशन होगा। तो इनसाइड या आउटसाइड मोशन जब होता है तब ऐसे मोड को सीजरिंग मोड बोलते हैं। वैगिंग में क्या करना पड़ेगा, वैगिंग में एक साथ दोनों लेफ्ट या एक साथ राइट की तरफ मूव करते हैं, तो इस तरह का मोशन होता है। दोनों एटम एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, या तो उस तरफ जाएंगे या इस तरफ आएंगे। तो ऐसा अगर मोशन होता है तो उसको वैगिंग मोशन बोलते हैं। वैगिंग वाइब्रेशन मोड इस तरीके का होता है। अगला जो है वो है रॉकिंग, ये आउट ऑफ प्लेन में आता है। यहाँ क्या होगा, ये एटम और ये एटम ये तो एज इट इज प्लेन में रहेगा, ये एटम और ये एटम प्लेन के बाहर की तरफ आएंगे इस तरीके से। तो बाहर की तरफ आने को मैंने प्लस से शो कर दिया, फिर वापस प्लेन में आएंगे, देन फिर नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो इनको माइनस से शो कर दिया, माइनस। तो प्लस प्लस मीन्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं प्लेन से, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, और माइनस माइनस मीन्स बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो या तो ये मोशन होगा दोनों एटम के पास में, या दोनों एटम के पास ये वाला मोशन होगा। तो इस तरह का मोशन अगर है कई एटम्स के पास में तो उसको वैगिंग मोशन, सॉरी रॉकिंग मोशन होता है। ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक प्लेन के ऊपर की तरफ, तो उसी दौरान ये वाला एटम प्लेन से नीचे की तरफ जाएगा, ये वापस ऊपर की तरफ आएगा, सॉरी ऊपर तो आ रहा था पहले, ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर वाला नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस, और ये जो पहले नीचे चला गया था वो ऊपर की तरफ आएगा तो प्लस। तो या एक प्लस एक माइनस का मतलब ये था, प्लस वाला प्लेन से ऊपर की तरफ आ रहा है और माइनस वाला प्लेन के नीचे जा रहा है। तो ये ऊपर आएगा तो वो नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो कहलाता है सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग और ट्विस्टिंग। तो कुल मिला के बात ये है कि हमको इतना सा याद रखना है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पार्ट में कि वाइब्रेशनल मोड होते कितने हैं, 3n-5 या 3n-6, -5 फॉर लीनियर, -6 फॉर नॉन लीनियर।
या n है नंबर ऑफ एटम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि H2 में कितने वाइब्रेशन मोड होंगे। बच्चों H2 तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें एटम की संख्या 3 है, तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा 3, तो 3 × 3 - 6 मींस 3। तो कुल मिला के वाइब्रेशन मोड जो होंगे वाटर मॉलिक्यूल में उनकी संख्या 3 होगी। CH4 ये नॉन लीनियर है, एटम इसमें 5 प्रेजेंट है, फॉर्मूला ये लगेगा, तो 3 × 5 नंबर ऑफ एटम का शुगर है -6, तो ये बचेगा 9। तो CH4 में 9 वाइब्रेशन मोड होंगे, H2 में 3 होंगे। तो किस मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशन मोड होंगे ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। वाइब्रेशन मोड कितने तरीके के होंगे ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा उस टॉपिक में हमको इन वाइब्रेशन मोड को यूज करना है फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन मोड्स को यूज करना पड़ेगा। और हमारे सिलेबस में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूल है वो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल ही होगा, जहां मॉलिक्यूल को हार्मोनिक और ए हार्मोनिक ऑक्साइड कहा जाता है। थैंक यू।